कैसे हो मेरे सारे भाई। अब मैं आ गया लाइब्रेरी। अब करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकनॉमी में शुरुआत करी आईबीसी की आलोचना से। आईबीसी की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी वित्तीय लेनदार अपने एनपीए की पूरी वसूली नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, तकनीकी विशेषज्ञों के अभाव के कारण प्रक्रिया का समयबद्ध रूप से पूरा करना मुख्य चुनौती है। इसके बाद पढ़ा आईबीसी के 5 वर्ष समीक्षा रिपोर्ट के बारे में। फिर पढ़ा पीआईआरपी, प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन प्रोसेस। आईबीसी में संशोधन के द्वारा प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के लिए प्री पीआईआरपी प्रोसेस प्रारंभ की गई है। यह ऋणग्रस्त कंपनियों की दिवालिया की प्रक्रिया से संबंधित एक प्रस्ताव है। इसके बाद पढ़ा आईबीसी की धारा 32A के बारे में। इसके अंतर्गत सीआईआरपी के तहत समाधान योजना को एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद कॉर्पोरेट निवेशक को पिछले किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया जाएगा। पढ़ा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में। पढ़ा कैश डिपॉजिट रेशो। यह अनुपात दर्शाता है कि 1 रुपया जमा स्वीकार करने के बदले बैंकों को कितना नगद स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। अब हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत करी भारत में स्वर्णिम त्रिभुज की व्याख्या से। स्वर्णिम त्रिभुज की व्याख्या मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 से हुई तथा इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और विधि का शासन, नैसर्गिक न्याय, मानवाधिकारों को अच्छे से समझाया गया है। इसके बाद पढ़ा एक केस चरणजीत लाल बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में यह कहा है कि अलग अलग समूहों की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद पढ़ा वितरण न्याय, जो संसाधनों का समतामूलक वितरण कराने में सहायक है। इसके कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 46। के बाद पढ़ा सुशासन। साधारण अर्थ में जनता की ओर उन्मुख शासन को सुशासन कहते हैं। भारत में इसकी परिभाषा 9, 10, 11वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। इसके अनुसार सुशासन के 2 मुख्य आधार स्तंभ है। नंबर 1, विकास के अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। नंबर 2, लोक सेवा की आपूर्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि। यहाँ हुआ मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। भाई अब बज रहे हैं 2 और अब मैं निकला हूँ लाइब्रेरी से। और ये अपना ओट्स है, इसे खा के अभी आते हैं फिर 10 मिनट के अंदर अंदर। भाई अब बज रहे हैं 2:30 और अब मैं आ गया अपना वो ओट्स खा के लाइब्रेरी। करते हैं अपना दोबारा से यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज जियोग्राफी मैपिंग में शुरुआत करी नामीबिया से। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है तथा ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा से होते हुए दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में गिरती है और वाल इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी पर ओग्रेबिज नामक जलप्रपात है। एंगुइला तंजारा रेलवे स्टेशन का पश्चिमतम जंक्शन होने के साथ अंगोला का एक आधुनिक बंदरगाह भी है। के बाद पढ़ा कोंगो नदी के बारे में। कोंगो की राजधानी ब्राज़ाविल कोंगो गणराज्य की राजधानी से होते हुए दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा कसई इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कसई नदी बेसेन क्षेत्र औद्योगिक हीरे के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा कोंगो नदी बेसिन का विषुवत रेखीय वन विश्व के सबसे छोटे कद के समुदाय पिग्मी का निवास स्थान है। कोंगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। के बाद पढ़ा नाइगर नदी के बारे में। नाइगर नदी अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है जो पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है तथा नाइगर नदी को रिवर ऑफ पाम ऑयल भी कहा जाता है। भाई आज का अपना यूपीएससी टारगेट हो गया कंप्लीट और अब बज रहे हैं 3:30। चलते हैं भाई घर। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।